नमस्कार साथियों, गायत्री एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सीटेट 7 जुलाई 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका सीडीपी पार्ट देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? अभिकथन ए, शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को संयोजित करना चाहिए। कारण आर है, शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। देखिए, बचना चाहिए यहाँ पे गलत हो जाएगा, सहयोग करना चाहिए, बचना नहीं चाहिए। इस प्रकार पहला आंसर इसका ए सही है और लेकिन आर गलत है। अगर यहाँ पर सहयोग करना होना चाहिए तो सही हो जाता। ठीक है दोस्त, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर, पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में एक प्रमुखता है। देखिए, इसमें जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख विशेषता क्या है? बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव, ये जो है दोनों के सिद्धांतों में सेम है। तीसरा प्रश्न, छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है? पहला सुविचारित, दूसरा अनुकूलित, तीसरा विभेदित, चौथा मानकीकृत। तो यहाँ पर सुविचारित, अनुकूलित और विभेदित सभी सही हो जाएंगे, लेकिन मानकीकृत अपवाद स्वरूप माना जाता है। सुविचार मतलब सभी के विचारों से, अनुकूलित मतलब सभी के अनुकूल, और विभेदित मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए 10 बच्चे, कोई ज़्यादा तेज होगा पढ़ने में, कोई कम होगा, तो उसी के अनुसार सबको, उसी हिसाब से सबको साथ लेके चलना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। यहाँ पे क्वेश्चन आता रहता है, बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, तो कहीं मात्रात्मक दे देगा और पूछेगा, वाइगोत्स्की के अनुसार दे देगा गुणात्मक और फिर पूछता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से होती है। क्वेश्चन 5, आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को परसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना? विद्यार्थियों को सत्रीय कार्य के लिए सांसांसित नोट प्रदान करना, दूसरा गृह कार्य सौंपना जिसके लिए याद रखने और याद करने की आवश्यकता होती है, तीसरा छात्रों को उनके प्रदर्शन पर गुणात्मक प्रतिपुष्टि के बजाय अंक देना, चौथा छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो चौथा आंसर यहाँ पर सबसे सटीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पर छात्र खुद से संलग्न होंगे, प्रोत्साहित होंगे और अपना पूर्व ज्ञान का एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार की विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं। देखो, भाषा और विचार दोनों विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। ठीक है, चलिए अगला। 7 नंबर, एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण से स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं? प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, शारीरिक गति संवेदी बुद्धिमत्ता, भाषाई बुद्धिमत्ता, अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता। तो देखिए, यहाँ पर पर्यावरण का जिक्र किया गया है, ना कि भाषा का है, अंतर्वैयक्तिक ऐसा कुछ नहीं, ना शारीरिक गति संवेदी है। पर्यावरण के बारे में जानकारी है तो स्वाभाविक सी बात है प्राकृतिक बुद्धिमत्ता हो जाए। करेक्ट आंसर 1। 8वां क्वेश्चन, छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। मान लीजिए जैसे कोई बच्चा विद्यालय आता है और कुछ सीखने की कोशिश करता है तो अपने पूर्व ज्ञान को भी उसमें शामिल करता है, और कक्षा से जाने के बाद या विद्यालय से जाने के बाद भी उसमें प्रैक्टिस करता है, तो ये ज़्यादा सही रहेगा, प्रभावी रहेगा। यही सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात दोनों में होता है, ये ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन है।
क्वेश्चन नंबर 9, रमा एक शिक्षिका है जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू करे और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूहों में काम करने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? छात्र को एक अलग अलग कार्य सौंपे जाए, नहीं ये तो नहीं होगा, योग्यता के अनुकूल दे देगा तो फिर क्या मतलब उसको समझने का। दूसरा, छात्र के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रत्युष्ट प्रदान करें, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उत्तर प्रदान कर देने से, हल दे देने से बात बनती नहीं है। ठीक है, तो उसका सहयोग करें और उसी से संबंधित आगे उसको हिंट करना चाहिए। 10वां क्वेश्चन, भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल होता है? तो ये मनोसामाजिक विकास में शामिल होता है। भावनाओं, व्यक्तिगत और सामाजिक ये सब जो क्रियाएं होती है ये मनोसामाजिक विकास के अंतर्गत आती हैं। 11वां क्वेश्चन, रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को अधिगम की ओर ले जाता है। रचनावादी शिक्षण मतलब जैसे आप कोई डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम बनाते बनाते त्रिभुज हो गया, समोसा को देखकर त्रिभुज का अनुमान लगाना, ये सब खोज आधारित अनुभव के अधिगम की ओर ले जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 12, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले देखा जाता है। भाई कमज़ोर, मासूम और आज्ञाकारी ये सब करने से प्रगतिशील नहीं होता। प्रगतिशील बच्चा वही होगा जो ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करना मतलब अपने आप से कुछ सोचना। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह व चलन को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। ठीक है, करेक्ट आंसर पहला ही सही है। अब क्वेश्चन नंबर 14, महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं? यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। इसका करेक्ट आंसर चौथा नंबर है। ये अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। भाई जब योग्यता होगी और अगर अंदर से वो मोटिवेटेड है तो वृद्धिशील दृष्टिकोण में ही रहेगा। बाह्य प्रेरणा हो नहीं सकती। बाह्य प्रेरणा से क्या है, लोग डांट फटकारने से जो है ज्ञान थोड़ी बढ़ता है, जब तक कि उसको अंदर से फीलिंग्स ना आए, भावना ना हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, अभिकथन है, किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। बात सही है, क्योंकि बाल्यावस्था में तो कोई बात नहीं, लेकिन किशोरावस्था में कपड़े चेंज होने लगते हैं बच्चों के, लड़कियों के अलग, लड़कों के अलग, जूते चेंज होने लगते हैं और भी बहुत सारे नियम लड़कों के अलग और लड़कियों के अलग बन जाते हैं। ठीक है, तो पहला तो सही है। जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती है, जैविक रूप से निर्धारित नहीं की जाती। पहला आंसर सही है, सही लेकिन आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 16, अभिकथन है, शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए पहला अभिकथन बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, लेकिन यहाँ पर ज्ञान उत्पादन एक सक्रिय प्रक्रिया होना चाहिए, इसका मतलब ये गलत होगा। और सामूहिक गतिविधियों में संलग्नता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा नहीं सहयोग करता है, इसका विकल्प ए सही लेकिन आर गलत है। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या दृष्टि को बाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है? तो बाधा वही डालेगा क्योंकि उसको दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो जैसे उभरी हुई रेखा चित्र और मानचित्र, ये तो बढ़िया है, ऑप्शन है पहला। दूसरा, ग्राफिक सामग्री, स्पर्श नहीं, स्पर्श अगर स्पर्श करके वो समझ रहा है तो भी ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूपित व्याख्यान पत्र लेखन, ये भी सही है क्योंकि उसको सुनाई तो दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा। मुद्रित पाठ्यपुस्तक और नोट्स, चौथा गलत हो जाएगा क्योंकि मुद्रित पाठ्यपुस्तक और नोट्स का उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसको जब दिखाई नहीं दे रहा है तो क्या करें। इसका करेक्ट आंसर 4 है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है? रचनात्मक मूल्यांकन, यह निर्धारित करता है कि छात्र कक्षा से पहले और बाद में क्या कर सकते हैं। यह रचनात्मक मूल्यांकन का कारण नहीं है। रचनात्मक मूल्यांकन में शैक्षिक कार्यक्रम, योजना, प्रक्रिया, गुणात्मक उपयोग और उसका आकलन किया जाता है।
जो बच्चा खुद से कर सके, ठीक है। और योगात्मक मूल्यांकन, इनमें पेपर पेंसिल परीक्षण के साथ साथ गैर लिखित व्यवहारों के विस्तृत से विवरण शामिल हैं। ये भी सही नहीं है, क्योंकि योगात्मक मूल्यांकन शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया का सारांश देने वाला मूल्यांकन बोला जाता है। मतलब एक निश्चित समयावधि के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है, ठीक है। मानक संदर्भित मूल्यांकन, साथियों के प्रदर्शन की तुलना करना। मानक में तुलना ही की जाती है। मान लें जैसे रिजल्ट आया, तो रिजल्ट आ रहा है तो कोई फर्स्ट डिवीज़न, कोई सेकंड डिवीज़न, कौन किस पर नंबर पे है, कैसे है, उसका तुलना की जाती है। तो इससे करेक्ट आंसर चौथा है, जो सही मिलान करना था। क्वेश्चन नंबर 19, सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीतीय क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और वे सुनीता को अपनी आवाज़ को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों की अंतःक्रिया का परिणाम है? देखिए, जैसे उसके माता पिता भी गायक हैं दोनों, और उसको भी गायना सिखा रहे हैं, तो एक तो उनका आनुवंशिक हो जाएगा और वातावरण भी उसी तरह का दे रहे हैं, तो इसका आनुवंशिक और वातावरण सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है? तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना, ये नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया है। दुविधाएं और अनुक्रियाओं बच्चों के सामने। क्वेश्चन नंबर 21, अभिकथन है, स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। कारण और सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमित है। ये पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमित नहीं है, क्योंकि जो बच्चे विद्यालय नहीं जाते या कक्षा 1, 2, 3 में नहीं पढ़ते फिर भी सीख जाते हैं, तो ये बिल्कुल पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमित नहीं है। पहला क्या है, स्कूलों को उस ढांचे के नहीं, ढांचे के भीतर बिल्कुल भी नहीं होता। ढांचा होता ये बात सही है, लेकिन जो है, जो अगर मान लो कक्षा 1 में जो किताबें दे दी है उसी को पढ़ाने लगे तो फिर बच्चे का इंटरेस्ट कम हो जाएगा। तो उनके पूर्व ज्ञान से सब रिलेट करके पढ़ाते हैं, तो ढांचे के भीतर नहीं कार्य करते, उसके बाहर भी कार्य करते, तो यहाँ से सीमित हो जा रहा है। इसका दोनों आंसर गलत है, ए और आर दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वलीनता के संदर्भ में से? स्वलीनता एक तंत्रिकीय विकासवत विकार है। स्वलीनता ऑटिज्म जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में ऑटिज्म बोलते हैं ना। स्वलीनता एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है, ठीक है, तंत्रिका से संबंधित एक विकार होता है। क्वेश्चन नंबर 23, किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है? जो उन्होंने सीखा है, तो ये पारस्परिक शिक्षण में होगा। पारस्परिक शिक्षण में क्या है, जैसे दोस्त में बैठे होते हैं, मान लीजिए कोई दोस्त एक दिन क्लास में नहीं आया और जो दूसरा आया था, तो जो अगर वो समझ लिया, अच्छे से समझ लिया है, तो अपने दोस्त को दूसरे दिन अच्छे से समझा सकता है उस सवाल को। तो पारस्परिक शिक्षण के द्वारा ये संभव है। क्वेश्चन नंबर 24, संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ डैश विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ पर्यावरणीय कारक विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, पठन वैकल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है। कैसे सिखाया जा सकता है? व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। पठन वैकल्य, मान लीजिए जिसको पढ़ने में समस्या है, जिस छात्र को पढ़ने में समस्या हो रही है, उसको व्यवस्थित ध्वन्यात्मक मतलब ध्वनि प्रशिक्षण के माध्यम से, आवाज़ के माध्यम से उसको सिखाया जा सकता है। बाकी उच्च ग्रेड अनुकूलन, अनुबंधन, लंबे और जटिल गद्यांश इससे नहीं होगा, ठीक है। उसको जो पढ़ने में समस्या है तो उसको ध्वनि के माध्यम जो सुनकर बताया जा सकता है वो समझ सकता है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? तो विश्लेषणात्मक चिंतन का मतलब ओपन एंडेड प्रश्न होने चाहिए, क्लोज एंडेड नहीं। तो इसमें देखो, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, तो क्लोज एंडेड हो गया, मान लो जितनी भी होगी बता देगा। भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या है, ये करेक्ट आंसर होगा। भारत की राजधानी, ये भी क्लोज एंडेड है। भारत में कितने राज्य, भी क्लोज एंडेड है। ओपन एंडेड क्वेश्चन 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 27, अभिकथन है, शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए और उदाहरण और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए। सही आंसर है।
बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने के लिए एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान कर सकते। ठीक है, मान लीजिए जैसे बच्चे बोलते हैं कि साइकिल चलाने से खतरा रहता है, तो बहुत सारे लोगों का उदाहरण देना चाहिए उनके सामने। तो अगर विपरीत उदाहरण प्रदान करेंगे तो उनको समझ में आएगा। ठीक है, अवसर देना ही चाहिए, जब तक अवसर देंगे नहीं तो सीखेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 28, अभिकथन ए, एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। तो देखिए इसमें से अब पहले कारणआर देख लेते। भावनाएं व्यक्तिपरक है और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाते। तो देखो भावनाएं व्यक्तिपरक हैं जरूर, लेकिन सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो लेकिन एशियाई संस्कृति में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं वो क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित करते हैं। बिल्कुल सही, क्रोध से विनाश होता है और शर्म को प्रोत्साहित। शर्म करेंगे, थोड़ा क्रोध करने वाला आदमी थोड़ा शर्म करेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल होते हैं, मतलब ओपन एंडेड क्वेश्चन देना चाहिए। ठीक है, चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, समावेशी कक्षाओं अलग अलग भिन्नताओं के अनुरूप विभेदित निर्देश दिए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। मतलब जैसे 20 बच्चे हैं, उनमें से 5 बच्चे बहुत तेज़ हैं तो उनको हतोत्साहित नहीं कर सकते, लेकिन जो 15 बच्चे कमज़ोर हैं उनको भी हतोत्साहित नहीं कर सकते। उन सबको सामंजस्य बनाकर सबको समझा करके आगे ले जाना ही समावेशी कक्षा का उद्देश्य होता है। तो ठीक है दोस्तों, अब इसका अगला टॉपिक हम बहुत जल्द लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।